गाइस अभी तक हमने बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन टोटल जो 5 टाइप के क्लासिफाइड किए थे हमने एंटीबायोटिक्स, इसमें से 3 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने देखा था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, उसके बाद में हमने देखा था प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, फिर हमने देखा था मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट करने वाले। अब आगे हम देखने जा रहे हैं ड्रग अफेक्टिंग डीएनए गायरेस। डीएनए गायरेस को रोकने वाली कौन कौन सी ड्रग्स होती है? तो ये जो डीएनए गायरेस होता है इसका काम क्या रहता है? बैक्टीरियल सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है उसमें डीएनए गायरेस क्या करता है कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होने लगता है तो डीएनए की अनकॉइलिंग करता है, उसे कट करता है, अनकॉइल करता है और फिर से उसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है। अगर हम ये डीएनए गायरेस को ही इनहिबिट कर दें तो बैक्टीरिया का जो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और बैक्टीरिया अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो डीएनए गायरेस को इनहिबिट करते हैं? तो ड्रग इनहिबिटिंग द डीएनए गायरेस आर क्विनोलॉन्स, उसे हम क्विनोलॉन्स कहते हैं। क्विनोलॉन्स में 2 टाइप के ड्रग्स आते हैं। पहला जो होता है हमारा नैलिडिक्सिक एसिड है और दूसरा जो है ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स है। जो ये नैलिडिक्सिक एसिड है ये भी क्विनोलॉन्स ही है, लेकिन इसमें फ्लोरो कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको हम नैलिडिक्सिक एसिड कहते हैं। बाकी जितने भी क्विनोलॉन्स हैं सबके अंदर फ्लोरो कंपाउंड होता है, इसलिए उससे हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स कहते हैं। अच्छा, ये जो नैलिडिक्सिक एसिड होता है ये यूरिन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं हम यूटीआई के इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। आगे देखते हैं हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ आती है सबके नाम के पीछे फ्लॉक्सासिन ये वर्ड लगा रहता है, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ट्रोवाफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। इनमें से जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो होता है हमारा स्पारफ्लॉक्सासिन। आगे हम फ्लोरोक्विनोलॉन्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ओरली इफ़ेक्टिव होता है, तो इसे हम ओरली दे सकते हैं। जो दूसरा है कि ये जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ये सब के सब साइडल ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये बैक्टीरिया को मार डालते हैं। थर्ड इनकी जो प्रॉपर्टी है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारते हैं। ग्राम नेगेटिव में इंक्लूडिंग एमआरएसए, ये एमआरएसए के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होते हैं, और ग्राम नेगेटिव में ये स्यूडोमोनास को भी मारते हैं। यहाँ हमें याद रखना है कि स्यूडोमोनास के अगेंस्ट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स की कैटेगरी में वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब इनके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। पहला जो इनका साइड इफ़ेक्ट है कि ये सीजर कॉज करते हैं, और दूसरा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है इनसे। इसलिए एफडीए ने जो ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स के पत्ते होते हैं वहाँ पे बोला है कि स्पेसिफिकली एक ब्लैक बॉक्स में आपको लिखना है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज होता है इनकी वजह से। आगे हम देखते हैं, अब ये जबकि सीजर कॉज करते हैं तो इन्हें हम कौन से पेशेंट्स में नहीं दे सकते? इन्हें हम जनरली एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट, उनमें हम इन्हें नहीं दे सकते, ये वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में और चाइल्ड्स बिलो 18 ईयर, वहाँ पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अब यहाँ हम इन्हें क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कार्टिलेज और टेंडन को इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हम इन्हें प्रेगनेंसी में और चाइल्ड्स बिलो 18 ईयर्स हम कंसिडर नहीं करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर कोई भी जो फ्लोरोफ्लॉक्सासिन है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जो टेट्रासाइक्लिन थे वो बोन्स और टीथ को इफेक्ट करते थे, और ये जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ये कार्टिलेज और टेंडन को डैमेज करते हैं। इसलिए हम प्रेगनेंसी और जो बच्चों में 18 साल से कम है उनमें हम इन्हें प्रेफर नहीं करते हैं। फिर जो तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये फोटोटॉक्सिक होते हैं, और फोटोटॉक्सिक में भी जो मोस्ट फोटोटॉक्सिक हमारा फ्लोरोक्विनोलॉन्स है वो है स्पारफ्लॉक्सासिन। तो जनरली हम स्पारफ्लॉक्सासिन जो है इसे हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने स्पारफ्लॉक्सासिन खाया और खाने के बाद वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, सन रेज के, तो उसके ऊपर उसके स्किन पे रैशेस हो सकते हैं। इसलिए हम ये स्पारफ्लॉक्सासिन ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये मोस्ट फोटोटॉक्सिक ड्रग है। जो फोर्थ साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी से होता है।
अगर किडनी काम नहीं कर रही है प्रॉपर्ली तो ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। इसलिए रीनल फेलियर में हम जनरली इन्हें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं और नहीं देते हैं, एक्सेप्ट पीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और प्रोवाफ्लॉक्सासिन, इन्हें हम रीनल फेलियर में दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये लीवर में होता है। अब मेटाबॉलिज्म लीवर में होने के कारण क्या होता है कि हम इन्हें लीवर फेलियर में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये मेटाबॉलाइज हो रहे हैं लीवर में तो लीवर फेलियर में तो हम इन्हें दे ही नहीं सकते। बाकी रीनल फेलियर में हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो तीनों ड्रग्स है ये इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। क्यों नहीं होते हैं? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये लीवर में होता है, ये ज़्यादा करके लीवर में जाते हैं, इसलिए हम इन्हें लीवर फेलियर में नहीं दे सकते। अब अगर ये बहुत ही कम अमाउंट में आ रहे हैं हमारी किडनी के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो अगर ये कम अमाउंट में आ रहे हैं तो यूरिन के इन्फेक्शन को तो ये ठीक ही नहीं कर सकते यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए। तो अगर ये उसको ठीक कर ही नहीं सकते तो ये इफेक्टिव भी नहीं हो पाएंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। तो जनरली ये नॉट इफेक्टिव होते हैं यूटीआई के लिए। अब कुछ फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। क्यों कहते हैं? इनमें पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ आती है जो रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स की कैटेगरी में आती है। ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। अब ये जो चारों दवाइयाँ हैं ये रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये ऑलमोस्ट कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये सारी बैक्टीरिया को मार सकती हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मार सकती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मार सकती हैं, और टिपिकल बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो उसे भी मार सकते हैं, और ये ट्यूबरक्लोसिस में भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम इन चारों जो ड्रग्स हैं इनको हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स कहते हैं। ये जो लीवोफ्लॉक्सासिन होता है ये और कुछ नहीं, ये एल आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन है। क्यों हम इसे ये एल आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं? इसे हम याद करेंगे कि एल फॉर लीवो, ये एल फॉर लॉन्ग। तो ये जो लीवोफ्लॉक्सासिन है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लॉक्सासिन होता है, इसलिए हम ये ओफ्लॉक्सासिन की जगह पे अगर काफ़ी इफेक्टिव हमें देना है एंटीबायोटिक्स तो हम लीवोफ्लॉक्सासिन को प्रेफर कर सकते हैं। अब एक सारे इंडिविजुअल फ्लॉक्सासिन के अगेंस्ट हम कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हम देखते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन के अगेंस्ट। जो नॉरफ्लॉक्सासिन होता है ये यूटीआई में यूज़ होता है, क्योंकि ये यूरिन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं वहाँ के इन्फेक्शन के लिए। और इसके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सेकेंड हम देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसमें? मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। हमने इसे पहले भी पढ़ा है कि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ये जब हमें मास प्रोफाइलेक्सिस करना होता है मेनिंजाइटिस का, मेनिंगोकोकस मेनिंजाइटिस का, तो हम वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन को प्रेफर करते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास होता है, इसलिए हम स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को प्रेफर करते हैं। थर्ड देखते हैं हम लीवोफ्लॉक्सासिन का। जो ये हमारा लीवोफ्लॉक्सासिन होता है ये इसकी मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होती है। फोर्थ देखते हैं हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में। जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है फ्लॉक्सासिन की कैटेगरी में। ये रीनल फेलियर में भी सेफ़ है, लीवर फेलियर में ये सेफ़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के थ्रू होता है, इसलिए लीवर फेलियर के केस में ये अनसेफ है, इसे हम नहीं देते हैं। ये यूटीआई के अगेंस्ट भी इफेक्टिव नहीं होता, इसे हमने पहले पढ़ा था। यूटीआई के अगेंस्ट इफेक्टिव क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये ज़्यादा करके तो सब लीवर में हो जाता है, तो ये किडनी में कम अमाउंट में जाता है। अब किडनी में कम जा रहा है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कम अमाउंट में जाएगा। अगर इसकी अवेलेबिलिटी ही यूरिनरी ट्रैक्ट में कम अमाउंट में है तो ये वहाँ के इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लेस इफेक्टिव होता है यूटीआई के लिए। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ होता है। ओएमजी रिमेंबर हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। ये ऑनरोब बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होता है और इससे सीजर्स होने के चांस भी कम होते हैं। हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये है ड्रग एक्टिंग ऑन मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ये क्या होता है कि जनरली जो यहाँ पे ड्रग्स आते हैं ये एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि मेम्ब्रेन की सिंथेसिस पे इफेक्ट करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स में दो ड्रग्स आते हैं। पहला जो आता है हमारा वो है डेप्टोमेसिन और दूसरा जो है हमारा वो है
पॉलीमिक्सिन बी और पॉलीमिक्सिन ई। जो पॉलीमिक्सिन ई होता है इसको ही हम कोलिस्टिन भी कहते हैं। पहले देखते हैं डेप्टोमेसिन को। तो ये जो डेप्टोमेसिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है VRSA के लिए। अब लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि ये सारे जगह VRSA के इन्फेक्शन में तो हम इसे प्रेफर कर सकते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, बट जनरली निमोनिया के केस में लंग्स में ये हम इन्हें प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लिनेजुलाइड को प्रेफर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्यों, क्योंकि ये जो पल्मोनरी सल्फेक्टेंट होते हैं ये क्या करते हैं, सल्फेक्टेंट ये डेप्टोमाइसिन को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से डेप्टोमाइसिन पल्मोनरी निमोनिया में काम नहीं करता। वहाँ पे जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो हो जाता है लिनेजुलाइड। बाकी सारे जगह VRSA के लिए ड्रग ऑफ चॉइस डेप्टोमाइसिन है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये मायोपैथी कॉज करता है। ये एक मसल की डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते। अब हम देखते हैं हमारा पॉलीमिक्सिन बी और पॉलीमिक्सिन ई को। पॉलीमिक्सिन ई कोलिस्टिन भी कहते हैं हम उसे। तो जो कोलिस्टिन होता है ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था किसके लिए, सुपर बग के लिए। सुपर बग क्या था, ये न्यू दिल्ली मेटेलो बीटा लैक्टमेस, उसे हम कहते हैं सुपर बग। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है सुपर बग के केस में और ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होता है। तो ये था हमारा जितना भी था एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक्स का जो एक क्लासिफिकेशन था ख़त्म होता है।